Hey guys, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. So this is the second video lesson of early developmental studies in case of Drosophila, in which we are going to discuss about the axis formation. Specifically, we are going to discuss about the anterior and posterior axis formation in the fertilized egg of Drosophila. So what we have already covered, हमने ये देखा था कि ड्रोसोफिला क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, दैट्स वाई इसमें सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग है और इसीलिए इसमें हमें सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। फिर हमने कहा कि सुपरफिशियल क्लीवेज के बाद हमें दो स्टेजेस मिलती है, सिंसीटियल, और सिंसीटियल के बाद हमारा सेलुलर ब्लास्टोडर्म बनता है। सेलुलर ब्लास्टोडर्म के बाद हमारा लार्वा बनता है और उसी लार्वा के अंदर लार्वा बनने से पहले एक्सिस फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाती है। उसी एक्सिस फॉर्मेशन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हमने कहा था कि एक्सिस फॉर्मेशन के लिए कुछ मैटरनल इफेक्टर जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैटरनल इफेक्टर जीन बेसिकली नर्स सेल है जो इनको सिंथेसाइज करने वाली है, और ये नर्स सेल इनको एमआरएनए की फॉर्म में सिंथेसाइज करके oocyte के अंदर, oocyte मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उसके अंदर एक्यूमुलेट कर देती है। उनके एक्यूमुलेशन के बाद ये वहीं पर रिसाइड करते हैं, कब तक? जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इन मैटरनल इफेक्टर जीन का ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है। ट्रांसलेशन के बाद ऑफ कोर्स ये प्रोटीन्स बनाती हैं, मैटरनल इफेक्टर प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन के ग्रेडियंट की वजह से ही एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। हम लोग इन सभी रिस्पेक्टिव जीन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत ही लेंदी हमारा एक पोर्शन है, तो इसको सेपरेट वीडियो लेसन्स में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग बात करनी है मैटरनल इफेक्टर जीन की। मैटरनल इफेक्टर जीन, जिसके बारे में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो एक्सप्रेशन है वो हमें मदर के ओवरी में देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करने वाले हैं that are placed in different region of the egg, या फिर आप उसी को oocyte कह सकते हो। तो जब ये मैटरनल इफेक्टर जीन की बात करते हैं, ऑल्दो बहुत सारे मैटरनल इफेक्टर जीन हैं, पर जो एक्सिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दीज आर बीकोइड एंड हंचबैक एंड नैनोज एंड कॉर्डल, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 मैटरनल जीन है हमारे पास जो एक्सिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो मैटरनल जीन एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा उनको हमने इस साइड लिखा है, जो पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है उनको हमने इस साइड लिखा है। सो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे पास दो जीन है, बीकोइड जीन और हंचबैक जीन, एंड पोस्टीरियर एक्सिस बनाने के लिए नैनोज एंड कॉर्डल जीन। ठीक है, आपको ये याद है, आपको ये सेल याद है, इस सेल को हमने लास्ट वीडियो लेसन में डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास नर्व सेल्स है। ये नर्व सेल्स क्या करती हैं, हम इनकी बात करें, हम इन सेल्स की बात नहीं करें, ये बॉर्डर सेल है। नर्व सेल्स बेसिकली एमआरएनए को सिंथेसाइज करेंगे। ये एमआरएनए किसके लिए हो सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं डिनोट करूं तो रेड कलर में मान लीजिए मैंने बीकोइड एमआरएनए ले लिया, और ब्लू कलर में हम लोग नैनोज का एमआरएनए ले लेते हैं। नैनोज और बीकोइड अभी हमने पढ़ा ना, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब होता क्या है, ये हमारी नर्व सेल्स बीकोइड के लिए एमआरएनए बनाएगी और उसको इस पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, ओके, यस, हम इसे रेड कलर में ही दिखाते हैं। सो यहाँ पर कुछ बीकोइड का एमआरएनए हमारा डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ हमारा इधर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, नैनोज क्या होगा? नैनोज का एमआरएनए भी ये सिंथेसाइज करेंगे और उसको उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे और उसको पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ यहाँ पर एक्यूमुलेट करती है। होता क्या है, बीकोइड एमआरएनए हमारे एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, नैनोज हमारा डोमिनेंटली पार्टिसिपेट करता है पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में। पर जब हमारा ये एग अनफर्टिलाइज्ड है तो oocyte में हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है एमआरएनए का, है ना। तो नर्व सेल एमआरएनए जो बीकोइड के लिए कोड करेगा, बीकोइड प्रोटीन के लिए, उस एमआरएनए का डिपोजिशन मोस्टली पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ करती है। जब जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर हमारा माइक्रोपाइल एंड से स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म का मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर करेगा, देन हमारा बीकोइड यहाँ से मूव करके एंटीरियर एक्सिस की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है,
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस क्या ध्यान रखना है, अनफर्टिलाइज्ड एग में बीकोइड एमआरएनए पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, नैनोस भी हमारा पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होता है, बट ये बीकोइड का मूवमेंट हो जाएगा कब होगा, जब हमारा सेल यानी कि हमारा जो oocyte है, हमारा एग है, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि नर्व सेल है, ये एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगी, ये हमारा नैनोस का एमआरएनए है जिसको हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, और रेड वाला हमारा बीकोइड का एमआरएनए है। ठीक है, हम मेजरली इन्हीं की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इन्हीं नर्व सेल से हमारे बाकी के जीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं, दैट इज हंचबैक और कॉर्डल। ठीक है, तो बीकोइड और नैनोस की तो हमने बात कर ली कि अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर ये बीकोइड और नैनोस कहां पर प्रेजेंट होंगे, मोस्टली पोस्टीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। हंचबैक और कॉर्डल क्या है, इनका जो ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अगर ये एग है ना हमारा, इस पूरे के अंदर हंचबैक और कॉर्डल के एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। ये ग्रेडियंट कब बनेगा, इनका पोजीशन कब डिसाइड होगा, जब हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा कि हमारा एंटीरियर एक्सिस कौन सा बनने वाला है और पोस्टीरियर एक्सिस कौन सा बनने वाला है। ठीक है, तो बीकोइड और हंचबैक, नैनोस और कॉर्डल की ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। बीकोइड, हंचबैक, ये दोनों के दोनों हमारे जीन ऐसे हैं जिनसे ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा, उन प्रोटीन की वजह से हमारी एंटीरियर स्ट्रक्चर बनने वाली है। और हमने कल के लेसन में कहा था कि एंटीरियर स्ट्रक्चर का मतलब अडल्ट का हेड और थोरिक्स वाला रीजन। ठीक है, नैनोस और कॉर्डल क्योंकि ये हमारे पोस्टीरियर पार्ट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मतलब अडल्ट का एब्डोमेन वाला सेगमेंट कौन बनाएगा, नैनोस और कॉर्डल बनाएगा। इनका ग्रेडियंट डिसाइड करता है कि कौन सा एंटीरियर एक्सिस बनेगा, कौन सा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा। एंटीरियर एक्सिस और पोस्टीरियर एक्सिस का सिंपली मतलब है, अडल्ट के बॉडी में जो हेड वाला रीजन है उसे हम एंटीरियर एक्सिस कहते हैं, जो उसका टेल वाला रीजन होता है उसको हम पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने इस ग्रेडियंट को डिनोट करने के लिए दो डायग्राम लिए हैं। अब यहां देखिए, ये मेरा कैसा है, ये मेरा है oocyte का रीजन, oocyte है ये मेरे पास, यानी कि ये मेरा अनफर्टिलाइज्ड एग है। अनफर्टिलाइज्ड एग में जैसे हमने कहा था नर्व सेल है, नर्व सेल ने नैनोस का, कॉर्डल का, हंचबैक का और बीकोइड का एमआरएनए बनाया और उस एमआरएनए को इस oocyte के अंदर डिपॉजिट कर दिया। कहां पे डिपॉजिट किया, बीकोइड का एमआरएनए मोस्टली कहां प्रेजेंट होता है, मोस्टली हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर, वैसे वो दोनों एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, बट याद करने के लिए आप क्या याद रखोगे कि हमारा बीकोइड का एमआरएनए कहां डिपॉजिट है, एंटीरियर एक्सिस पर डिपॉजिट है, क्योंकि वो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, नैनोस का एमआरएनए हमारा पोस्टीरियर एक्सिस पर प्रेजेंट है, और हमारे पास जो दो बचे कॉर्डल और हंचबैक, इन दोनों का जो ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि यूनिफॉर्मली ये प्रेजेंट होंगे हमारे इस एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो oocyte है उसके अंदर हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, एंटीरियर एक्सिस के ऊपर बीकोइड का एमआरएनए डिपॉजिट रहेगा, पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर नैनोस का एमआरएनए डिपॉजिट रहेगा, और हंचबैक और कॉर्डल पूरा हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसी चीज को अगर हम ग्राफ की फॉर्म में देखें तो हमें ग्राफ की फॉर्म में क्या चीज देखने को मिली, देखो ये जो रेड कलर है ये हमें ये शो कर रहा है कि ये हमारा बीकोइड का एमआरएनए है। बीकोइड का एमआरएनए में कहां देखने को मिल रहा है, एंटीरियर एक्सिस में डिपॉजिटेड है। वहीं ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये हमारा नैनोस का एमआरएनए, नैनोस एमआरएनए में कहां देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर एक्सिस में। और हंचबैक और कॉर्डल का जो कंसंट्रेशन है ये हमारा कैसा है, हाई है, लेकिन ये किस तरीके से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बीकोइड एमआरएनए का कंसंट्रेशन एंटीरियर एक्सिस में ज्यादा है, नैनोस का पोस्टीरियर एक्सिस में, और हंचबैक कॉर्डल का बिफोर फर्टिलाइजेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनका कंसंट्रेशन भी कैसा है, हाई है। वहीं अब हम देखते हैं कि अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हमें कैसा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। अब आप देख रहे हो, आप इसमें आपको सिर्फ दो ही ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, एक रेड और एक ब्लू कलर। रेड कलर जो कि हमारा बीकोइड प्रोटीन को दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एमआरएनए प्रोटीन को बनाने लग जाएगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है इसका, तो ये एक ग्रेडियंट बना देता है कि हाफ ऑफ द हमारा जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसमें हमें बीकोइड प्रोटीन का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, वो भी एंटीरियर हाफ में।
पोस्टीरियर हाफ में हमें नैनोस प्रोटीन का ग्रेडियंट देखने को मिलता है। वही हंचबैक और कॉडल का कहें तो हंचबैक का भी कैसे देखने को मिलता है कि हमारे हंचबैक का ग्रेडियंट भी हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि हाफ एंटीरियर पोर्शन में हंचबैक का ग्रेडियंट ज्यादा होगा और पोस्टीरियर जो पोर्शन है उसके अंदर कॉडल का ज्यादा होगा। अब देखिए बाकी चीजें तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें जो स्ट्रक्चर देखी थी उससे कुछ सिमिलर ही हमें लग रहा है कि एंटीरियर हाफ के अंदर अब हमारा बिकोइड आ गया, पोस्टीरियर हाफ के अंदर हमारा नैनोज आ गया है और हमारा हंचबैक और कॉडल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब हंचबैक हमारा सिर्फ एंटीरियर एक्सिस की तरफ आ गया और कॉडल हमारा सिर्फ पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ आ गया। पर ऐसा हुआ क्यों? देखो होता क्या है, हमारा जो बिकोइड एमआरएनए है यहां पर एक्यूमुलेटेड था, है ना। बिकोइड एमआरएनए जब एमआरएनए की फॉर्म में है तब तो कोई इन्फ्लुएंस दिखा नहीं रहा, ये सिंपली क्या है, एक मैसेंजर आरएनए जो स्टोर हो रखा है। वैसे ही हमारा नैनोज यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी कुछ नहीं करा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ अब बिकोइड एमआरएनए कन्वर्ट हो गया बिकोइड प्रोटीन में। ये बिकोइड प्रोटीन क्या करेगा, बिकोइड प्रोटीन हंचबैक प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देगा, ठीक है। ये बिकोइड प्रोटीन क्या करेगा, हंचबैक के सिंथेसिस को ये इनिशिएट कर देता है, ठीक है। हंचबैक क्या करता है, एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। हमने पहले ही देख लिया था, दो प्रोटीन चाहिए एंटीरियर एक्सिस बनाने के लिए, बिकोइड का प्रोटीन चाहिए, हंचबैक का प्रोटीन चाहिए। अब बिकोइड प्रोटीन जो पहले से यहाँ पर एक्यूमुलेटेड था, इस एमआरएनए से हमें प्रोटीन मिला, इस प्रोटीन का जैसे लेवल बढ़ा हंचबैक का लेवल भी बढ़ा। लेकिन ये बिकोइड प्रोटीन का इंक्रीजिंग लेवल हंचबैक के लेवल को तो बढ़ाएगा, पर हमें पता है जो कॉडल है वो पूरे इसके अंदर प्रेजेंट था, कॉडल प्रोटीन, है ना। लेकिन ये बिकोइड प्रोटीन एंटीरियर एक्सिस में जहां पर बिकोइड प्रोटीन प्रेजेंट है ना, वहां पर ये क्या करेगा, कॉडल के सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। कैसे इनिबिट करेगा, कॉडल प्रोटीन के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देगा, यानी कि कॉडल का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा जहां पर बिकोइड प्रेजेंट है। करेगा कैसे कि जो बिकोइड प्रोटीन है ना, यहां पर आपको पता है क्या प्रेजेंट था, कॉडल का एमआरएनए प्रेजेंट था, है ना। अनफर्टिलाइज्ड एग में सारे हमारे पास एमआरएनए प्रेजेंट है, तो उस एमआरएनए के ऊपर जाके ये बाइंड करेगा और कॉडल के एमआरएनए से कॉडल प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। सिमिलरली नैनोस प्रोटीन क्या करता है, नैनोस प्रोटीन इस कॉडल के सिंथेसिस को तो बढ़ा देता है, क्योंकि कॉडल बेसिकली जूलॉजी में अगर आप इस टर्म को अगर जानते हो तो कॉडल का मतलब ही यही है कि टेल बनाएगा, ठीक है, मतलब ये पोस्टीरियर एक्सिस बनाएगा। तो आपके लिए याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, जहां पर कॉडल है वहां पर टेल बनेगी, टेल मतलब हमारे एडल्ट ऑर्गेनिज्म का एब्डोमेन बनेगा, ठीक है। तो नैनोस प्रोटीन क्या करता है, इस कॉडल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है और हंचबैक के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। इसी वजह से फर्टिलाइज्ड एग के अंदर हमें ग्रेडियंट देखने को मिलता है कि एंटीरियर हाफ के अंदर हमें बिकोइड का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर हाफ में हमें नैनोस का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, और जहां पर बिकोइड का ग्रेडियंट है वहां पर हमें सिर्फ हंचबैक देखने को मिलेगा। जैसा आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जहां तक मेरा बिकोइड का ग्रेडियंट है वहां तक मेरा हंचबैक का ग्रेडियंट है, और जैसे बिकोइड का ग्रेडियंट कम हुआ वैसे ही हंचबैक का ग्रेडियंट भी कम होता चला गया। क्यों होता चला गया, क्योंकि यहां पर नैनोस की वजह से हंचबैक का सिंथेसिस स्टॉप हो गया है ना। बिकोइड जहां पर है उसने हंचबैक के सिंथेसिस को प्रमोट किया, लेकिन जैसे बिकोइड कम हो गया नैनोस को अपना एक्शन करने को मिल गया और उसने हंचबैक के एमआरएनए पे जाके वो बाइंड कर गया, और जैसे एमआरएनए पे बाइंड किया उसने उसके सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया। सिमिलरली पोस्टीरियर एक्सिस में क्या कहानी चल रही थी कि हमारा नैनोस था, नैनोस एमआरएनए था, एमआरएनए से बना प्रोटीन, उस प्रोटीन का जैसे सिंथेसिस इनिशिएट हुआ कॉडल प्रोटीन बनने लग गया। कॉडल प्रोटीन बढ़ेगा कहां पे, जहां पर सिर्फ नैनोस प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम इस रीजन में घुस रहे हैं जहां पर बिकोइड का ग्रेडियंट है वहां पर हमने क्या देखा, बिकोइड कॉडल के एमआरएनए साथ जाके बाइंड कर जा रहा है। अब एमआरएनए को ही वहां पे स्टॉप कर दिया तो क्या आगे प्रोटीन बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं जहां पर बिकोइड का ग्रेडियंट होता है वहीं हंचबैक का ग्रेडियंट होता है, और जहां नैनोस का ग्रेडियंट है वहां कॉडल का। बिकोइड कॉडल के ग्रेडियंट को बनने से स्टॉप करता है और नैनोस हंचबैक के ग्रेडियंट को बनने से स्टॉप करता है। कैसे, उनकी एमआरएनए के ऊपर जाके बाइंड करके, ठीक है, समझ में आया होगा। सो जो चीज मैंने अभी कही उस चीज को यहां पर आप देख सकते हो कि बिकोइड हंचबैक के ग्रेडियंट को तो इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा, पर
हमारे कॉर्डल को वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। वही नैनोज हमारा क्या करेगा, हंचबैक को तो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा और कॉर्डल को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जिस रीजन में, हाफ रीजन में हमें बीकोड और हंचबैक का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, वो हेड और थोरैक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जिस रीजन में नैनोज और कोडल का ग्रेडियंट है वहां हमें एब्डोमेन रीजन देखने को मिलता है, यानी कि फ्यूचर में वो अडल्ट की बॉडी के अंदर एब्डोमेन रीजन को फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, सो द बीकोड एमआरएनए आर लोकेटेड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग। हमने ये बात पढ़ी ली कि हमारा जो बीकोड एमआरएनए है वो एंटीरियर पोर्शन में लोकेट होता है। देखो यहां पर मैंने तुम्हें क्या चीज कही थी कि हमारा बीकोइड का एमआरएनए एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एक्सिस पर रहता है ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पर माइक्रोपाइलैंड बनता है, फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, ये सारा का सारा मूव करके हमारा इस एक्सिस पे आ जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको बस इतना ही याद रखना है कि बीकोइड एमआरएनए हमारा एंटीरियर एक्सिस पे रहेगा और नैनोज का हमारा डिपोजिशन पोस्टीरियर एक्सिस पर रहता है। ठीक है, सिंपली बस आप इतना याद रखिए, आपके एग्जाम में आपको यही चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होना, आपने बस कितना याद रखना है कि बीकोइड का जो हमारा जो एमआरएनए है, बीकोइड एमआरएनए वो एंटीरियर पोर्शन पे रहता है, नैनोज जो है वो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग में पोस्टीरियर रीजन पर रहता है, और हंचबैक और कॉडल हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द ऊ साइड। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन का ग्रेडियंट क्यों वेरी हुआ हंचबैक और कॉडल का, क्योंकि बीकोइड का जो प्रोटीन है वो कॉडल को प्रमोट नहीं करता, वो उसको इनहिबिट करता है, नैनोज का जो प्रोटीन है वो हंचबैक के लेवल को डाउन कर देता है। ठीक है, अब बीकोइड और नैनोज अपने एक्शन अकेले अकेले शो नहीं करते, उसके साथ कुछ और प्रोटीन है जो इनकी इस एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारा बीकोइड एमआरएनए कुछ हमारे दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स, स्टॉफिन, ग्रोजोन, इन प्रोटीन के साथ मिलके हमारा बीकोइड एमआरएनए हमारा बीकोइड प्रोटीन में कन्वर्ट होता है इनकी प्रेजेंस में, और जैसे बीकोइड प्रोटीन बनेगा वो कॉर्डल एमआरएनए को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, कॉर्डल प्रोटीन को बनने नहीं देगा। पोस्टीरियर रीजन में क्या कहानी चल रही होती है, नैनोज एमआरएनए से ऑस्कर प्रोटीन की वजह से नैनोज प्रोटीन बनता है, और ये नैनोज प्रोटीन प्यूमिलोई P55 प्रोटीन के साथ मिलके हंचबैक का जो एमआरएनए है हमारा, उस हंचबैक के एमआरएनए को हंचबैक प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देता। इतनी बातें क्लियर है, आई एम श्योर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैटरनल इफेक्टर जीन हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इनका एक्यूमुलेशन तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही स्टार्ट हो जाता है, बट इनका जो प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन जो होनी है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी, और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनके ग्रेडियंट से डिसाइड होगा कि अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा एंटीरियर एक्सिस बनेगा, कौन सा हमारा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा। यानी कि हेड थोरैक्स की फॉर्मेशन में बीकोइड और हंचबैक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहीं हमारा जो एब्डोमेन रीजन है उसकी फॉर्मेशन में हमारा नैनोज और कॉडल जीन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं, जैसे हमने कहा था कि 3 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, है ना, 2 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की बात हमने कर ली। पहला हमने बात किया एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में कौन से 2 जीन आते हैं, एक आता है बीकोइड, दूसरा आता है हमारा हंचबैक, यानी कि जो एंटीरियर एक्सिस बनेगा वो इन्हीं जीन से बनने वाले प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के लिए हमने 2 जीन पढ़े, नैनोज और कोडल, है ना, इन दोनों की वजह से ही हमारा पोस्टीरियर एक्सिस बनने वाला है। पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है सिंपली कि जो हमारा अडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एब्डोमेन बनेगा, और इनकी वजह से हेड बनेगा, हेड के साथ साथ इनमें क्या बनेगा, थोरैक्स रीजन बनेगा। इतनी बातें हमने समझी। अब हमने एक और सेंटर की बात करी थी, टर्मिनल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। टर्मिनल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बेसिकली जो टर्मिनल रीजन है उसके बनने में पार्टिसिपेट करेगा, और इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है टॉर्सो जीन। ठीक है, ये टॉर्सो जीन जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर इसकी बात करें तो जैसे हंचबैक और कॉडल का हमारा यहाँ पर लेवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उस साइड में, वैसे ही टॉर्सो भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर फर्टिलाइजेशन से पहले ही इसका क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, और ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारा, कुछ यहाँ पर एंटीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ हमारा पोस्टीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब इसका सिंथेसिस होता है तब तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब इसका फर्टिलाइजेशन इनिशिएट हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन से पहले ही ये हमारा कुछ एंटीरियर एक्सिस पर कुछ पोस्टीरियर एक्सिस पर डिपोजिट हो जाता है, और इन टॉर्सो जीन को सिंथेसाइज कौन करती हैं, फॉलिकल सेल्स करती हैं।
इस उस साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेल्स है ना, ये सारी सेल्स क्या है, ये फॉलिकल सेल्स है। इन फॉलिकल सेल्स की वजह से ही हमारा टोर्सो प्रोटीन बनता है। ये टोर्सो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में कुछ एंटीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ पोस्टीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। टोर्सो प्रोटीन एक्सप्रेशन के बाद कुछ हमारे टोर्सो जीन एक्सप्रेशन के बाद कुछ टोर्सो प्रोटीन बनाएंगी और उन टोर्सो प्रोटीन से सिग्नल जाएगा कि वो हमारा टर्मिनल एंड बनाएंगी। टर्मिनल एंड यानी कि ये टोर्सल सिग्नल जो हमारा इन टोर्सो जीन से जो हमारे प्रोटीन बनने वाले हैं, दो प्रोटीन बनेंगे। जो हमारा एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होगा उसको हम एक्रोन प्रोटीन कहते हैं और जो हमारा पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है उसको टेल्सन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रोटीन यहाँ पर बनने वाले हैं। एक्रोन जो एंटीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट है और वो हमारे किसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एंटीरियर एक्सिस यानी कि हेड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। टेल्सन जो प्रोटीन है हमारा वो टोर्सो जीन से ही हमारा बना है और वो पोस्टीरियर एक्सिस पर रहता है, वो पोस्टीरियर पार्ट की यानी टेल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। अब बात ये आती है कि जब टोर्सो प्रोटीन मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था किसके अंदर, उस साइट में, तो इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर शिफ्ट किसने किया। तो एक्चुअली होता क्या है, एक और प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं ग्रूचो प्रोटीन। ये प्रोटीन जब तक एक्यूमुलेटेड रहेगा, जब तक इसका ग्रेडियंट बना रहता है, इसका ग्रेडियंट अगर हाई है तो ये टोर्सो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देता, टोर्सो का एक्सप्रेशन नहीं होने देता। टोर्सो का एक्सप्रेशन तभी हो पाएगा जब ग्रूचो प्रोटीन का एक्सप्रेशन डाउन आता है। तो इस प्लॉट से हमें क्या चीज पता चल रही है कि हमारा टोर्सो सिर्फ एंटीरियर एक्सिस पर, पोस्टीरियर एक्सिस पर ही अपना एक्सप्रेशन क्यों शो कर पाता है, क्योंकि मिड रीजन के अंदर हमारा ग्रूचो प्रोटीन के ग्रेडियंट की वजह से वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा। इन शॉर्ट आपको क्या चीज ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीकॉइड और हंचबैक, जो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के अंदर दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नैनोस एंड कॉडल, जो एब्डोमेन बनाएंगे फ्यूचर एम्ब्रॉय के अंदर, है ना, अडल्ट के अंदर सॉरी। और तो थर्ड हमारे पास होता है टर्मिनल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो टर्मिनल एंड को डिसाइड करेगा कि टेल रीजन की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, एक्रोन रीजन यानी हेड रीजन की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। इसी के लिए दो जीन होते हैं, एक्रोन और हमारा टेल्सन प्रोटीन, एक्रोन प्रोटीन और हमारा टेल्सन प्रोटीन। और इनके ग्रेडियंट को मेंटेन कौन रखता है, एक थर्ड प्रोटीन है ग्रूचो प्रोटीन, सेकेंड प्रोटीन एंड ये ग्रूचो प्रोटीन जब तक हाई रहेगा इसका एक्सप्रेशन, ये हमारे एक्रोन और टेल्सन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता, उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होने देता। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा टोर्सो प्रोटीन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ उसका पोर्शन एंटीरियर एक्सिस पर होता है, कुछ उसका पोर्शन पोस्टीरियर एक्सिस पर होता है। इसके बाद हम इसके कुछ म्यूटेशन और जो हमारी केस स्टडी की गई है बीकॉइड और नैनोस की फंक्शनैलिटी के ऊपर कि अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, we will discuss that portion into a separate video lesson. I hope आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. If you like this video, please hit the like button and thank you so much guys for watching this video.